एलिफेंट, रेमंड खावा। खारवर नहीं बोलना, खावा। अमेरिकन राइटर है। एलिफेंट 1988 में लिखी गई। दिस स्टोरी इज अबाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्रेस्टीज एंड सेक्रीफाइस। स्टोरी का टॉपिक है जिम्मेदारी क्यों लेनी चाहिए, इज़्ज़त वकार सरबराही क्या होती है, कुर्बानी कितनी अच्छी चीज़ है। ऑटोबायोग्राफिकल स्टोरी है। राइटर खुद ऐसा था, राइटर का बाप भी ऐसा था जैसा इस स्टोरी में हीरो है और हीरो का बाप है। राइटर कहता है उसका भाई उसे कॉल करता है, $1000 उधार दे दो, मैं वापस कर दूंगा। आपको जब ज़रूरत पड़ेगी उससे पहले वापस कर दूंगा। आपकी शान में कमी नहीं आने दूंगा। मैं पैसे मामा को वापस कर दूंगा। भाई पैसे तुम मुझसे ले रहे हो, मामा को क्यों वापस करोगे? मामा जी कोई फरिश्ता नहीं है, मामा लालची है। मामा जी कोई काम नहीं करती, हर मंथ हक जताती हैं, पैसों का तकाजा करती हैं। मैं हर माँ को भी पैसे देता हूँ। बेटा कहता है मेरी यूनिवर्सिटी के एक्सपेंसेस आपने रोकने नहीं हैं, वो आपने पे करने हैं। मेरे तमाम अखराजात आप पे करेंगे। अगर आप पे नहीं करेंगे तो मैं बिजनेस करूँगा, ड्रग्स का बिजनेस करूँगा, नशे का। मैं बैंक लूटा करूँगा। मैं सोचता हूँ अगर ये बैंक लूटने जाएगा इसे प्रिजन हो जाएगी और इसे फांसी हो जाएगी, ये मर जाएगा, इसका खर्चा रोकूं। समझो कि मैंने अपने बच्चे का गला अपने हाथों से दबा दिया। मैं उसके एक्सपेंसेस बेयर कर रहा हूँ। दामाद मेरा काम नहीं करता, बेटी को पैसों की ज़रूरत होती है, बेटी को पैसे देता हूँ। बेटी के बच्चों का खर्चा भी मैं उठाता हूँ। बीवी को तलाक दे दी। चलो ये काम तो कंप्लीट हुआ। लेकिन जज ने फैसला किया कि बच्चों का खर्चा तो तुम्हें फिर भी देना पड़ेगा। हर माँ बीवी बच्चों को खर्चा भेजता हूँ। अगर एक माँ भी रोकूंगा वो डायरेक्ट अपने लॉयर को कॉल करेगी। कितने लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे कंधों पर है, सब मजबूर हैं। ये सब लोग अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद क्यों नहीं उठाते? मैं सरबराह हूँ, मैं सेक्रीफाइस कर रहा हूँ। हीरो सोच रहा है क्या मेरी अपनी कोई जिंदगी नहीं? ना मेरे कपड़े अच्छे, ना जूते, ना मेरी कार कोई चज की है, दांत हैं कि गिरते जा रहे हैं। बस बहुत हो चुका, मैं अब अपनी जिंदगी जीऊंगा। मैं ऑस्ट्रेलिया चला जाऊंगा, अपने पैसे खुद पर खर्च करूंगा। आखिर मेरी अपनी अपनी ज़ात से भी तो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना। फिर सोचता हूँ, हीरो सोचता है कि वो तन्हा रह जाएगा, वो बीमार पड़ेगा तो उसकी केयर करने वाला कोई ना होगा। लोगों को ज़रूरत सही, भूख सही, लालच सही, लेकिन सब लोग मुझसे जुड़े हुए तो हैं। किसी न किसी ज़रिए से उन्हें मेरी ज़रूरत तो पड़ती है। मुझसे बोलते हैं, मेरा हाल अहवाल पूछते हैं, मुझे इज्जत देते हैं। लेकिन वो सोचता है कि वो इन लोगों को पैसे नहीं देगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी इनकी नहीं उठाएगा। फिर ड्रीम देखता है, ख्वाब देखता है,
अपने बाप के कंधों पर बैठा है, बाप हाथी जैसा लग रहा है। बाप कहता है मैं तेरे साथ हूँ, मामलात को ऐसे चलने दो, तुम्हें कुछ ना होगा, शोल्डर इजी करो, इजी हो जाओ। नेक्स्ट डे हीरो दोबारा वहीं ट्रेडिशनल मैन बन जाता है, अपने दोस्त की कार में बैठा है, खूब आसान है, सेटिस्फाई है, खुश है। कहता है यार गाड़ी ज़रा शौक चलाओ, ज़िंदगी इतनी भी कठिन नहीं, आसान है, जाने दो मामलात को ऐसे। स्टोरी का एंड कन्वेंशनल है। हीरो ने कन्वेंशनल रिवायती फैसला लिया है, कोई इनकलाबी उसने स्टेप नहीं लिया, बुज़दिल और कमज़ोर पड़ा है। शायद बहुत सारे लोग होते हैं, लेकिन स्टोरी का एंड कुछ नहीं, जो मिडल में कन्फ्लिक्ट है वो अहम है। कन्फ्लिक्ट ये है कि एक आदमी को पूरी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी है या नहीं उठानी। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने का कंसेप्ट कहाँ से आया है? एक इंसान 6 लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों उठाए? ये कब से स्टार्ट हुआ? हिस्ट्री से मुझे ज़्यादा तो दिलचस्पी नहीं। मैं हिस्ट्री को अगर एज्यूम करूं तो मुझे ऐसा लगता है कि गारों में रहने वाला इंसान वो सुबह सवेरे अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ, बच्चों बीवी के साथ बाहर निकलता, शिकार ढूंढते, खाते पीते, फ्रूट उठाते खाते और शाम को घर आकर सो जाते थे। कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी पर नहीं है। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी अंडरस्टूड होती है, हमला होगा सारे मिलकर डिफेंस करेंगे, ये कलेक्टिव है। कोई बीमार हो जाएगा तो बता देंगे यार जाके वो जड़ी बूटी चर ले, ठीक हो जाएगा, तो इतनी सी बात है। शेरनी खुद शिकार करती है, शेर खुद शिकार करता है। इंसान बड़ा सियाना था, ख़ास करके औरत। उसने कहा जी मैं बीमार हूँ, मैं कमज़ोर हूँ, मैं नाजुक हूँ, मैं प्रेग्नेंट हूँ, तुम बाहर जा रहे हो, मेरा फ्रूट भी लेते आना। मर्द बोला था, जाकर फ्रूट लेता आया। रूटीन बन गई। उसने कहा मैं बाहर जाऊंगी तो मुझे कोई और उठा कर ले जाएगा क्योंकि मैं नाजुक हूँ। वो जो सामने जो गार में रहता है उसकी बड़ी बड़ी मूछें, बड़े मसल्स हैं, ताकतवर है, और याद है तुम्हें पिछले दिन उसने कुट्टा भी था, तो अब वो मुझे उठा कर ले जाएगा तो तुम्हारी क्या इज्जत रह जाएगी। उसने कहा मैं बड़ा इज्जतदार हूँ, तुम गार के अंदर रहोगी, बाहर नहीं जाओगी। वो फ्रूट शिकार बाहर से लाता रहा, आज तक ला रहा है। यूरोप वाले तो थोड़ा सा बाहर आ गए हैं, वो तो अब बच्चा पैदा भी करते हैं तो पहले कैलकुलेशन करते हैं कि इस बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी हम दोनों इक्वली उठाएंगे तो 2 घंटे आपको भी ज़्यादा काम करना पड़ेगा, 2 घंटे मुझे भी ज़्यादा करना पड़ेगा। तो फिर जाकर उस बच्चे को इस दुनिया में लाया जाता है, जो खूबसूरत और मासूम होता है, उससे खेला जाता है। हमारे यहाँ ऐसा कल्चर नहीं है। एक तो यहाँ पर मुस्लिम सेक्स अवेलेबल नहीं है, हिंदू सेक्स अवेलेबल है जो कि काफ़ी महंगा है। 10, 15, 20 लाख लगा कर शादी होती है, सेक्स ही होता है। तो उसका रिज़ल्ट जो आता है तो वेमेन महंगा होता है ये सेक्स, क्योंकि वेमेन इंडोर रहती है और मैन जो है वो बाहर रहता है। जब वो गार में रहने वाला आदमी शिकार और फ्रूट लेकर अपनी बीवी के लिए आ रहा था तो रास्ते में सोचता हुआ आ रहा था कि आज जाकर लड़ूंगा, भिड़ूंगा और कहूँगा मुझसे ये जिम्मेदारी नहीं उठाई जाती और तुम अपना बंदोबस्त कर लो, अपने खाने का बंदोबस्त खुद किया करो, मुझसे पैसे ना मांगा करो, मुझसे फ्रूट नहीं लाए जाते, अपने फ्रूट खुद चुना करो। वो गार में रहने वाला आदमी ऐसा सोचता हुआ आ रहा था। जब घर में दाखिल हुआ, वो खातून जो थी उसने गार को भी साफ़ किया हुआ था, खुद भी साफ़ सुथरी थी, बाल भी बनाए हुए थे, फूल भी लगाया हुआ था, खुशबू भी आ रही थी, बाल भी उसकी बाजू के बाल भी सुनहरी नज़र आ रहे थे और स्किन भी वाइट थी। मर्द को कहाँ याद रहा कि वो फ्रूट सुबह खुद अपने चुनना, तुम वो वाली बात, उसे तो कुछ याद नहीं रहा। और फिर जब गार में लेटे तो उसने ये भी कहा, तेरे हाथ काले नहीं, मेरे थे चिट्टे ने। और बंदा पूछे, और तू अपना पेट खुद नहीं पाल सकती, तू पूछ रही है हाथ काले ने कि चिट्टे ने तेरे। अब ये छोटे छोटे जोन हैं, इस जोन के अंदर ही मर्द को ट्रैप किया जाता है कि प्रायोरिटी है कि वाइट स्किन है मेरी,
प्रायोरिटी है कि मैं नाजुक हूँ, प्रायोरिटी है कि मेरी आइज़ ज़्यादा खूबसूरत है। अब इस बात की प्रायोरिटी लेकर उससे काम कराया जाता है और उसकी ज़िंदगी 20 साल कम हो गई है, औरत की ज़िंदगी 20 साल बढ़ गई है। इर्द गिर्द देखें, दादियाँ बैठी हैं, नानियाँ, दादे सारे मर गए। एलिफेंट क्यों मर गए? रिस्पॉन्सिबिलिटी, और इस ट्रैप से बाहर नहीं आने दिया। ये उनका फन है जो आपको इस ट्रैप के अंदर रखते हैं कि इतनी डिटेल्स उनके पास हैं, इतनी बारीक बीन उनकी ऑब्जर्वेशन है कि छोटे छोटे मामलात में आपको ऐसे उलझा कर रखा जाता है कि आप हाई रोड भूल जाते हैं, एम्स भूल जाते हैं, आप साइंटिस्ट हैं, आप कोई रिफॉर्मर है, आप भूल जाते हैं कि आप क्या हैं। आप कहते हैं ये सुलझाव हो जाए, ये जिम्मेदारी पूरी हो जाए, ज़िंदगी 20 साल कम। क्वेश्चन रेज किया यूनिवर्सिटी ने, व्हाट इज़ द सिंबॉलिक सिग्निफिकेंस ऑफ द टाइटल एलिफेंट? एलिफेंट का टाइटल क्या कहता है? 2018 PU, पैरासाइट्स आर प्रोवाइडर टू होम शुड बी डिस्करेज्ड। ये खून चूसने वाले जो लोग होते हैं, काहिल, क्या इनको डिस्करेज करना चाहिए? या ये जो सखी बना हुआ है इसे डिस्करेज करो, भाई तू ज़्यादा सखी ना बन, तू अपनी जिम्मेदारी उठा, बाकियों को अपनी जिम्मेदारी उठाने दे, ताकि वो भिखारी ना बने, ताकि वो तुम्हारा खाना खराब ना करें। आंसर ऑफ दीज टू क्वेश्चंस। A man is girdled with parasites such as his brother। एक आदमी घिरा हुआ है पैरासाइट्स में। पैरासाइट्स वो कीड़े होते हैं जो दूसरों के वजूद पर जिंदा रहते हैं खून चूस कर, खुद कोई काम कोई मेहनत नहीं करते। अब इस आदमी के गिर्द बहुत सारे पैरासाइट्स हैं, जिसमें एक उसका भाई है, बिली उसका नाम है, और वो $1000 मांगता रहता है। मदर है, पैसा मांगती है, डॉटर है, पैसा मांगती है, सन है, वो कहते हैं मेरा पैसा इथे रख, एंड एक्स वाइफ है, वो कहता है हमारा कमीशन तो चलता रहेगा प्यारे, तुम तलाक दो या ना दो, ये ऐसा कमीशन है, टैक्स है जो तुम पर चलता रहेगा, ख़त्म ही नहीं होगा, तुम इस ट्रैप से बाहर जा ही नहीं सकते। पैरासाइट्स कीप द मैन इन स्मॉल जोन। इन पैरासाइट नुमा इंसानों का ये कमाल होता है कि इनकी अपने जहन तो बहुत महदूद होते हैं, लेकिन इस महदूद जोन के अंदर वो किसी भी बड़े शेर को ले आते हैं, और इस जोन की इतनी डिटेल्स इन्हें पता होती हैं, इतनी ब्रीक ऑब्जर्वेशन इनकी होती है कि छोटे छोटे स्ट्रोक के ज़रिए वो आपको इस जोन के अंदर ही उलझा देते हैं। आप बहादुर, आज़ाद, बड़े एम रखने वाले एक मर्द हैं। आप शादीशुदा लाइफ में जैसे ही आएंगे तो आपको इंकशाफ होगा, बताया जाएगा कि अगर मेरी वाइफ ने 20,000 रुपये वाला सूट ना पहना तो वो जब सालगिरह पर जाएगी तो बाकी सारी ख़वातीन के दरमियान वो लग रही होगी चंगड़ी। तो इसलिए 20,000 का सूट लेना बहुत ज़रूरी है। अगर हमारे घर में एक छोटा सा फंक्शन हुआ या आप बीमार हो गए तो कोई मिलने के लिए आया, तो वॉशरूम अगर एक एक्टिव होगा तो ये बेइज्जती होगी। वॉशरूम 2 एक्टिव होने चाहिए कि ताकि मर्द उधर रहें, ख़वातीन इधर रहें। मेरे भाई की बीवी जो है वो क्योंकि कोई काम नहीं करती लेकिन उसे फैसिलिटीज़ रज के मिली हुई हैं। आप यकीनन इस मॉडल को पसंद करते होंगे। मैं चाहती हूँ कि आप मेरे हस्बैंड ना हो, आप मेरे दोस्त हों। इस तरह के छोटे छोटे ट्रिक्स होते हैं, और मेरे हाथ वाइट हैं, आपके काले हैं। आप गंजे हैं और आपके दांत गिर रहे हैं, और आपको हार्ट की तकलीफ़ भी है, लेकिन आप गयूर भी हैं। बीमारी है तो आप उससे कम तर होगे ना। अब आप गयूर हैं, आपका नाम तो बड़ा गूंजता है, और फ़लाँ बंदा भी आपकी तारीफ़ करता है, बहुत तारीफ़ करता है, और आप अपने बाप की तरह अपने बच्चों को पूरे सलीके से, अच्छे तरीके से, पूरी जिम्मेदारी से पालेंगे, और बिजली का बिल तो आप फ़ौरन अदा कर देते हैं। चाहे पंखे के नीचे हम सोते हैं,
आप तो धूप में बाहर काम करते हैं। छोटे छोटे ट्रिक्स के साथ आपको इस छोटे जोन के अंदर रखा जाता है तो आप उसमें उलझ जाते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ जाती हैं। आप एक इंसान होते हैं, बाकी 3 या 4 या 5 या 10 इंसानों की जिम्मेदारी ले लेते हैं, क्योंकि आपका माइंड सेट बनाया जाता है। देयर दे अपसेट हिम, यहाँ पर इस मर्द को ये पैरासाइट स्टोरी में अपसेट करते हैं, थ्रेट करते हैं, तुम बीमार हो गए, तुम्हारी कौन करेगा। फिलहाल शख्स अकेला रहता था, मर गया, पता ही नहीं चला उसका। एंड सेट हिम, फिर उसका दिमाग सेट हो जाता है, वो उस छोटे जोन को एक्सेप्ट कर लेता है। दे वांटेड टू सी हिम पीसफुल, अब ये चाहते हैं कि एक ट्री की मानद, तगड़े ट्री की मानद ये शख्स पुरसकून रहे, डंडा ना उठाए, गाली ना दे, प्रोवाइडेंट, हर वक्त जेब में से पैसे निकाल निकाल कर निछावर करता रहे, इम्पर्सनल, अपनी ज़ात की फ़िक्र ना करे, हमारी फ़िक्र सबसे ज़्यादा करे, बीवी बच्चे बहन भाई ऐसा सोचते हैं। दे गैदर टू गैदर हिम गॉड, ये सारे पैरासाइट इकट्ठे होकर ये बनाते हैं, टू गैदर का मतलब बनाते हैं, हिम उसे गॉड, एक देवता। चाहे वो देवता बनने के लायक ना भी हो, उसे बिसाखियों पर खड़ा करते हैं और कहते हैं कि जोश देते हैं, तुम बड़े गयूर हो, रोजी रोटी कमा कर लाने वाले हो, तुम बीवी बच्चे पालने वाले हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने वाले हो, गरम सरद से बचाने वाले हो, तुम हमें देने वाले हो, तुम कमा कर लाते हो और हम खाते हैं, और ये अज़ल से होता आया है, तुम भी कर रहे हो, तुम क्या खूबसूरत देवताई इंसान हो। जब उसको बिसाखियों पर खड़ा कर दिया जाता है, क्यों किया जाता है खड़ा, उसे देवता क्यों बनाया जाता है, उसे सरबराह क्यों बनाया जाता है, बिकॉज देवर नीडी, क्योंकि वो ज़रूरतमंद हैं, कह लें, बाहर नहीं जाना चाहते, पक्के के नीचे, बेड के नीचे लंबे होकर लेटे रहना चाहते हैं। देवर हंग्री, और वो भूखे हैं, लालची हैं। देवर ग्रैबिंग देयर हैंड मेड गॉड, वो अपने हाथ से देवता को बनाते हैं, दूल्हा को बनाते हैं, उस दूल्हा जी को सरबराह बनाते हैं, उस दूल्हा जी को पंप लगाते हैं, फिर उस दूल्हा जी को ग्रैब करते हैं, लूटना शुरू करते हैं। दूल्हा जी कमाता है और आप बाकी सब खाते हैं। लेकिन दूल्हा जी की हालत ये है, वो कहते हैं कांट स्लीप, सो भी नहीं सकता, वाइल वरिंग नाइट एंड डे, दिन रात परेशान हूँ। आई couldn't बाय क्लॉथ, मैं अपने कपड़े नहीं खरीद सकता, मेरे पास अपने लिए पैसे नहीं होते। गेट माई टीथ फिक्स्ड, मैं अपने दांत ठीक नहीं करवा रहा, मेरे पास पैसे ख़त्म हो जाते हैं, सबको तो पैसे बांट देता हूँ। द कार वॉज फॉलिंग अपॉर्ट, मेरी गाड़ी खुल खुल कर बाहर से गिर रही है, बनवा नहीं रहा। आई नीड ए न्यू शूज़, जुत्ती भी नहीं है मेरी। बट फॉरगेट इट, छोड़ो, भूल जाओ उन चीज़ों को, मैं जिम्मेदारी तो पूरी उठा रहा हूँ ना। लाइक हिज फादर, वो अपने बाप की तरह है। लाइक एन एलिफेंट, वो एक एलिफेंट की तरह है। सराउंडिंग ट्रैप्ड हिम इन फैमिली, इर्द गिर्द के माहौल ने उसे फांस लिया है, कल्चर ने उसे फांस लिया, किसमें, फैमिली सिस्टम में। ये तुम्हारी बहन है और बहन की तुमने जिम्मेदारी उठानी, तुम इसके सिक्योरिटी गार्ड हो। बाद में पता चले कि बहन का ऑपरेशन हुआ है और डॉक्टर ने कहा है तुम्हारी बहन लड़का बन गई है। बाद में पता चला कि बहन जी की शादी हो गई है और वो एक आदमी एक कागज़ के टुकड़े की वजह से ले गया है। बाद में पता चले कि बहन कहे मेरा जिस्म मेरी मर्जी, लेकिन तुम गयूर हो, तुम फैमिली सिस्टम के अंदर उसको, तुमने सिक्योरिटी गार्ड, उसकी परवरिश करनी है। रिस्पॉन्सिबिलिटी का आपको चस्का दिया जाता है, आप कहते हैं हाँ ये मेरी जिम्मेदारी है, बच्चों को पालना। सिंपैथी, आपको इल्लत पड़ जाती है हर शख्स से हमदर्दी जताने की, खुद से हमदर्दी नहीं करते। सिक्योरिटी, मैं बीमार हो गया तो मेरा इलाज कौन करेगा, दवाई कौन पकड़ाएगा, अकेला रहा तो मर जाऊंगा। बच्चों को सिक्योरिटी मैंने देनी है क्योंकि ये मेरे बच्चे हैं। एंगर, गुस्सा कितना करना है, किस पर करना है, ये आपको सोसाइटी सिखाती है। लव, मोहब्बत किससे करनी है, सबको पता है किससे करनी होती है। लीडरशिप, और लीडरशिप कमाल, लीडरशिप मिल जाए तो कमाल हो जाए। एंड लॉनलीनेस, और तन्हाई ना हो जाए, अगर इन लोगों को मैं छोड़ता हूँ, इनसे अलग होता हूँ तो मैं तन्हाई का शिकार होकर मारी ना जाऊँ।
लीडरशिप भी एक चस्का होता है, बल्कि कहना चाहिए लीडरशिप एक धोखा होता है खूबसूरत सा। जंगल में कहीं गीदड़ों का एक ग्रुप सरवाइव कर रहा था। जब भी शेर आता सारे भाग जाते। गीदड़ों ने आपस में मीटिंग की कि हम इतने डरपोक नहीं हैं जितना हम भागते हैं। हम ऐसी भोंडी हरकत क्यों करते हैं? तो किसी सियाने गीदड़ ने कहा, इसलिए क्योंकि हमारा कोई लीडर नहीं है। तो उन्होंने कहा लीडर चुन लेते हैं। एक शख्स को, एक गीदड़ को लीडर चुन लिया गया। अब लीडर घूम तो रहा है उनके दरमियान, लेकिन एक गीदड़ ने मशवरा दिया, भाई ये कैसे पता चलेगा कि लीडर कौन सा गीदड़ है और कहाँ पर है? तो कोई निशानी होनी चाहिए। तो एक पुराना सा टोकरा पड़ा हुआ था 2 बाय 2 फीट का। उन्होंने टोकरा गीदड़ के सर पर बांध दिया। उन्होंने कहा ताकि पता चले कि लीडर कहाँ ठहरा हुआ है और कौन है। शेर आया, शेर ने हमला किया। गीदड़ की पुरानी प्रैक्टिस थी, सारे भागे और छोटी छोटी बिलों के अंदर घुस गए। जब लीडर घुसने लगा तो आगे तो वो टोकरा था, तो वो उस बिल में, घरौंदे में घुस नहीं सका। अंदर बैठे हुए गीदड़ ने कहा कि लीडर आजा अंदर। तो लीडर ने कहा, मैं तो अंदर आता हूं, मुझे लीडरशिप अंदर नहीं आने देती। जब आपको आपकी सराउंडिंग, कल्चर, ट्रेडिशंस, रस्म रिवाज आपको पूरी तरह अमेंड करते हैं, आपका जहन बनाते हैं कि जी आप घर के सरबराह हैं, तो आपकी वजह से हर चीज़ कायम दायम है, तो आप रिस्पॉन्सिबिलिटी खुशी खुशी उठा लेते हैं और ना चाहते हुए भी उठाते हैं। आप भागना चाहते हैं लेकिन आप भाग नहीं सकते, जुर्रत नहीं कर सकते। ये कमाल है ट्रेडिशन का, ये कमाल है फैमिली सिस्टम का, ये कमाल है महंगी शादियों का। मुस्लिम शादियां तो सस्ती होती हैं, ये हिंदू मैरिजेस जो हैं हमारे यहाँ वहीं होती हैं, 10 से 20 लाख में होती है। महंगा है, हिंदू सेक्स महंगा है, जिसकी वजह से हम जुर्रत ही नहीं कर पाते उसे तोड़ने की। ही डिसाइडेड टू ब्रेक द नॉट्स, उसे डिसाइड किया वो ये सारे रिश्ते नाते तोड़ देगा। नॉक आउट द चैप्स, वो इन गाइज के मुंह पर मुक्के मारेगा, इन लोगों के मुंह पर मुक्के देगा, पैसे नहीं देगा। जॉइन द हाई रोड वेयर द ट्रैफिक इज़ लेस, वो बड़ा एम, बड़ा मकसद बनाएगा। वो हाई रोड का सवार बनेगा जहाँ ट्रैफिक कम होती है। छोटे रोड पर चलेंगे, छोटे जोन में रहेंगे, हर छोटी ट्रैफिक आपसे टकराएगी, हर किसी के मुंह लगेंगे, हर किसी से उलझेंगे, आप स्पीड नहीं पकड़ पाएंगे। हमेशा बड़े रोड पर, बड़े रोड के सवार रहिए, वहाँ ट्रैफिक कम होती है। एक ही चीज़ देखनी पड़ती है कि आपकी स्पेस बाकियों से ठीक है, बराबर है, स्पीड 120। बट ड्रीम tricked, tackled and tamed his sacrificing side, लेकिन ख्वाब ने ट्रिक दिखाया, ख्वाब ने हैंडल किया अच्छे से, ख्वाब ने इस हीरो की सेक्रीफाइस करने वाली जो साइड थी उसको टेम किया, उसको माइल्ड किया, उसको इनकरेज किया कि सेक्रीफाइस भी कोई चीज़ होती है। जब मर्द बिल्कुल बागी हो गया तो उसको एक नया दर्स ख्वाब ने आके दिया कि तुम कुर्बानी देने वाले आदमी हो, कुर्बानी दो। ही बिकेम सेटिस्फाई, अगले दिन वो सेटिस्फाई हो गया क्योंकि वो एक ट्रेडिशनल आदमी था, रिलैक्स हो गया, वो इनशेंट हो गया, जैसे उसका बाप था, दादा था, जैसे एलिफेंट होते हैं, पीसफुल, रिलैक्स, ट्रेडिशनल, सेटिस्फाई। डिसाइड आपने करना है कि आप कौन सी, कितनी बड़ी मंजिल के मुसाफिर हैं। बड़ी मंजिल के मुसाफिर हैं तो दिल भी बड़ा रखना होगा। बड़ी मंजिलों के मुसाफिर दिल छोटा नहीं रखते।